यहाँ का धर्मनिरपेक्ष का मूल ढांचा क्या है? सवाल ये है, धर्मनिरपेक्ष का मूल ढांचा क्या है? संसद, जिसमें संसद बदलाव नहीं कर सकती और जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर एक शॉर्ट में समझ लें 368 क्या है। संविधान की ओपन कर ले, लाए हो तो आर्टिकल 368, इसको घुमा दें, आर्टिकल 368। देखिए 368 जो आर्टिकल है उसमें दिया क्या है? संशोधन की प्रक्रिया को विहित करता है। हाँ, अंग्रेजी में पढ़ो तुम। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, यही है ना? देखो 368 जो है आर्टिकल, इसमें क्या है? इसमें 3 तरह के संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं। बात ध्यान से सुनो, सब लोग सुनो इधर ध्यान से, पहले उसमें देख लेना। वो तो हमने इसलिए दिखा दिया कि बाद में आप उसको देख के पढ़िएगा। उसमें 3 तरह के जो है संवैधानिक संशोधन बताए गए हैं, ठीक। अब इसमें एक ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग गलती करते हैं, कहते हैं कि ये संसद को 368 के द्वारा अधिकार दिया गया है। नहीं, ये नहीं है। इसमें सिर्फ बताया गया है कि कैसे संशोधन किया जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। अक्सर लोग 368 को सोचते हैं कि संसद को ये अधिकार है, उसके द्वारा मिला है कि वो संवैधानिक संशोधन कर सकता है। नहीं, ये नहीं है, बल्कि ये है कि उसमें ये बताया गया है कि किसी भी विषय पर जो संशोधन है, यानी सुधार है, ठीक, कैसे किया जाएगा, ये प्रक्रिया बताई गई। बात क्लियर? ठीक, तो अब वहां से यहां आ जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आपका 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसके उत्तर में बताया गया कि संविधान में मूल ढांचे, मूल संरचना अथवा मूल लक्षणों जैसी किसी संकल्पना का कोई उल्लेख नहीं किया गया। मतलब ये क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर इसका मूल ढांचा, मूल संरचना या मूल लक्षण क्या हैं। ये मेंशन कहीं पर भी संविधान में नहीं किया गया। 1973 में केशवानंद भारती वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की शक्ति सीमित है, ठीक, क्योंकि वह केवल संशोधन करने की शक्ति है, संविधान के मूल संरचना या साँचे ढांचे को उलटने की शक्ति नहीं है, ठीक। लेकिन मूल ढांचा क्या है अथवा संविधान के मूल लक्षण क्या हैं, इसका पूरा विवरण अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी बहुमत निर्णय में नहीं किया गया है। अलग अलग न्यायाधीशों ने अपनी सूचियां दी, जिनमें कुछ मतभेद भी हैं। विभिन्न सूचियों में जिन लक्षणों का उल्लेख हुआ है वह कुछ इस प्रकार है। क्या? पहला, संविधान की सर्वोच्चता। मतलब संविधान जो है राष्ट्र के अंदर जो भी कानूनी किताबें हैं उनसे ऊपर रहेगा, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब इसकी सर्वोच्चता में किसी भी तरह का अमेंडमेंट या बदलाव नहीं होगा। बात क्लियर? मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारी ये धार्मिक पुस्तक है या हमारी ये पुस्तक है, ये इसके ऊपर रखा जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। कम से कम लोकतांत्रिक जो देश है वहां तो नहीं होगा। समझ रहे हैं? राजतंत्र जहां है वहां तो कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में ये बात नहीं संभव है। तो कहा यही गया है कि आप जो है इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। इसकी सर्वोच्चता विद्यमान है, विद्यमान थी और विद्यमान।
दूसरा कहा कि गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, मतलब इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब राजा जो है वो अनुवांशिक नहीं होगा, वो गणतंत्र होगा, यानी लोगों के द्वारा चुना जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा कहा कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी, जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली जो है वो लोकतंत्रात्मक होगी। यहाँ जो शासन व्यवस्था में जो बॉडीज मौजूद हैं, जो होंगे, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक, बात क्लियर है? तो यानी इसमें भी किसी तरह का आप फेरबदल नहीं करेंगे। तीसरा बताया संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप। ठीक, अभी तक आपने पंथ निरपेक्ष सुना था, लेकिन आज यहाँ आ भी गया। उन्होंने कहा है कि जो संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप है वो भी बदला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ और संप्रदाय निवास करते हैं। इनमें आपस में एक सहयोग की भावना मौजूद है। हम किसी विशेष संप्रदाय को लेकर के किसी भी तरह के बिल को या किसी भी तरह के विधेयक को नहीं ला सकते, यानी नहीं लाना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर आपको बताया गया है। ठीक, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। अगर जनता, चुनने वाले लोग जो हैं वो समझदार नहीं है तो संभावना कुछ भी हो सकती है। बात क्लियर? ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है कि संविधान का जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है वो भी होना चाहिए, क्योंकि अगर पंथ निरपेक्ष नहीं हो तो अव्यवस्था फैल सकती है। ठीक, और ये हमारे संविधान का मूलभूत ढांचे के अंतर्गत ये बात आती है। बात क्लियर? चौथा का शक्तियों का पृथक्करण, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जिन शक्तियों को वितरित किया गया है उसमें भी कोई विशेष जो है बदलाव नहीं लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी राज्य को कोई शक्ति ना दी जाए। विशेष परिस्थितियों को छोड़, कौन सी? जब आपदा की स्थिति हो, इमरजेंसी लगी हो, संवैधानिक तंत्र पर उस राज्य की जो व्यवस्था है वो न चल रही हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो शासन लगता है उस दौरान सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। कब तक? जब तक नई सरकार। बात क्लियर? इसके अलावा तो इसमें इसके भी जो है उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। शक्तियों का जिस तरह से वितरण होता है, पृथक्करण होता है, वैसे ही किया जाएगा केंद्र और राज्य के बीच में। अगला दिया गया है कि संविधान का संघात्मक स्वरूप। ठीक, संविधान का संघात्मक स्वरूप से मतलब है कि संविधान जो है वो एक होगा, लेकिन उसका शासन केंद्र और राज्यों दोनों में होगा। संविधान का संघात्मक स्वरूप बोला है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो संविधान का शासन या संविधान के द्वारा जो शासित जो प्रदेश क्षेत्र हैं वो केंद्र प्लस जो राज्य हैं वो दोनों के दोनों होंगे, उसी से एक ही से गवर्न होंगे। मतलब ये है कि किसी भी राज्य का अपना स्वतंत्र संविधान नहीं होगा जो भारत संघ में शामिल है। इज इट क्लियर? तो इसके भी संघात्मक स्वरूप में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगली बात कही गई है कि भारत की संप्रभुता तथा एकता। ठीक, संप्रभु होना, भारत जो है जो राष्ट्र है वो संप्रभु से तात्पर्य है कि किसी भी विदेशी शक्ति का जो बाहर के लोग हैं उनका किसी भी तरह का हस्तक्षेप भारत स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ों को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है कि आप संविधान के में कुछ संशोधन करें, तभी वो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो संविधान की जो ये बात है कि हमारा जो राष्ट्र है वो संप्रभु रहेगा, हम स्वयं अपने मालिक हैं, हम पर कोई और रूल नहीं करेगा या हमारे लिए कोई और नियम नहीं बनाएगा, हम ही अपने नियम बनाएंगे अपने लिए। बात क्लियर है? तो इस संघात्मक स्वरूप में भी कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही एकता, संघ है चूंकि
कई राज्यों को मिला करके एक संघ तैयार किया गया है, तो इनके बीच में भी एकता हमेशा रहेगी। ऐसा ना हो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जो राज्यों का बंटवारा ये सब दुनिया भर का है वो हो जाए कि ठीक है, किसी से समझौता हो गया, ट्रीटी हो गई, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या चाइना से कहा उससे ठीक है इतना जो है क्षेत्र आप रख लो, तो उसको अलग भी नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हैं? ठीक, एक ही एकता के सूत्र में सभी बंधे होंगे। अगला दिया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझने की थोड़ी सी जरूरत है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्यों? पहली बात कि संप्रभु है, संप्रभु है तो सीधी बात दूसरा कोई रोल नहीं कर रहा है, ठीक, तो संप्रभु होने के नाते उसको ये काम होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, उसकी स्वतंत्रता कहाँ तक, प्रश्न ये उठता है, इसमें थोड़ा इसीलिए हमने रोका। आपकी स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहां तक जिससे किसी भी तरह का जो लोक व्यवस्था है वो ना बिगड़ने पाए, ठीक, मतलब किसी को आपके कृत्य से, ठीक, उसको बंधन में, वो बंधन में आ जाए, वो उसकी स्वतंत्रता भंग हो जाए, ये ऐसा कोई भी आप कार्य नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आप सारा कुछ कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में कहते हैं कि आप बोल सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, कहीं कोई व्यापार और अपनी नौकरी कर सकते हैं, कोई भाषा बोल सकते हैं, ठीक, जिससे चाहे उस जो धर्म चाहे वो अपना सकते हैं 25 से 28 के बीच में, उसके लिए पूरी छूट है, हर तरह की छूट है आपको, जिससे मन हो आप विवाह करिए, इसकी भी छूट है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि लोक व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। अगर लोक व्यवस्था बिगड़ती है तो इस कंडीशन में आपकी जो स्वतंत्रता है वो राज्य द्वारा रोकी जा सकती है कुछ समय के लिए। बात समझ में आई? तो यहाँ पर व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब थोड़ा सा और समझ लीजिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी में मतलब ध्यान रखिएगा। एक बात और है, यूथेनेसिया, तो तुमने बताया नहीं, ये ध्यान रखिए, आपका शरीर आप स्वयं के नहीं हैं, आप राष्ट्रीय संपत्ति हैं, और राष्ट्रीय संपत्ति को आप किसी भी रूप में क्षति नहीं पहुंचा सकते। यहाँ तक आप क्या अगर धूम्रपान कर रहे हैं तो राज्य आप पर अंकुश लगा सकता है। आपने वो तो छोड़िए, आपने अगर कहीं ऐसा विचार भी ले लिया कि हम इस शरीर, जिसकी वजह से आपके शरीर की हानि हो रही है और राज्य को पता चल जाए और राज्य एक्शन लेना चाहे, तो आपके सोच पे भी वो नियंत्रण करेगी, क्योंकि आप समझ लीजिए राष्ट्रीय संपत्ति है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आप आज जो कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, कल को आप देश के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, अब एक महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी पूरी सुरक्षा, और उसी के तहत देखते हुए आप जरा देखिए कि आपके लिखने पढ़ने जो भी सुविधाएं दी जाती, क्यों दी जाती। आप एक बात बताइए, आपके पास गाड़ी है, आपके पास स्कूटी है, आपके पड़ोसी के पास भी स्कूटी है, तो जब आप सुबह उठते हैं बाहर निकलने के लिए या फिर जैसे भी, क्या आप पड़ोसी की स्कूटी साफ करते हैं? नहीं करते ना। कौन सी स्कूटी साफ करते हैं? अपनी ना। इसका मतलब है कि वही चीज़ है, आपका सरकार या गवर्नमेंट जो है, राष्ट्र जो है, आपकी अगर देखभाल कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अब उसकी संपत्ति है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ युक्त निर्बंधन भी यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। जो स्पेशल प्रोविजन है वो भी दिए गए हैं कि आप ऐसे ऐसे काम नहीं करेंगे।
ठीक, तो आप किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से स्वयं को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। क्षति के अलावा बाकी आप सब कुछ जो भी चाहे करें, जो भी चाहे सोचें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये जो क्या कहते हैं वो है अधिकार है, ये भी मूल ढांचा संविधान का माना जाएगा। अगली बात कहा गई है कल्याणकारी राज्य तथा समतावादी समाज। मतलब राज्य कैसा होगा, वो कल्याणकारी होगा, उसके काम में कल्याण जो है वो वेलफेयर जो है वो क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक, तथा समतावादी समाज मतलब समाज में समानता का भाव रखते हुए, इस भाव को रखते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा। कौन? राज्य। बात क्लियर है? अब वो कितना करती है, कौन सा राज्य करता है, कहाँ कर रहा है, वर्तमान में क्या इसकी स्थिति है, ठीक, ये आप अपने संज्ञान में मतलब अपने ज्ञान से सोचें और विचारें और समझे। ठीक, आखिरी जो अगला जो दिया गया है 9, लोकसभा तथा राज्यसभा की सत्ता बनी रहना। ठीक, एक जो है स्थायी सदन है और एक अस्थायी सदन। ठीक, इसीलिए इसका बना रहना जरूरी है, फिर बताएंगे कैसे। तो एक सदन जो है वो निर्वाचित होता रहता है राज्यसभा, और उसमें से लोग जाते रहते हैं। लोकसभा का एक निश्चित कार्यकाल होता है, उसके बाद फिर आमजन द्वारा उसका चुनाव किया जाता है और तब वो मेंटेन होती है। दो अलग अलग ये जो सदन है, इनका हमारे जो राज्य व्यवस्था है उसमें बहुत अहम रोल है। ठीक, इसलिए इन दोनों का भी बना रहना बहुत जरूरी है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी ये भी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत शामिल है। ठीक, दोनों में क्यों, दोनों महत्वपूर्ण क्यों है, ये जब उधर राज्य व्यवस्था आ जाएगा तो बताएंगे। ठीक है, आगे बताया गया है अगला कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है ये आप कहाँ से लिया गया? प्रियम्बल से। ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक, लोगों को बराबर समान रूप से क्या कहते हैं अवसर मिले। ठीक है, बात क्लियर? और चीजें यानी इसको भी यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। अगला दिया है विधि का शासन, यानी जो विधि बन के तैयार हो रही है संसद द्वारा या विधायिका कह सकते हैं उसको, विधायिका के द्वारा, तो उसके आधार पर ही शासन किया जाएगा जो संविधान का हिस्सा होगा। इसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं किंतु युक्त होने चाहिए, ठीक ठाक, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने मूलभूत ढांचे के अंतर्गत रखा है लेकिन किए जा सकते हैं। बात क्लियर है? और आखिरी है संसद की संशोधन की शक्ति, यानी जो संसद है उसको जो ये पावर है या यूँ प्रक्रिया के अंतर्गत जो 368 दिया गया है वो भी उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर उसको हटा दिया गया तो कोई भी विधि बना के डाल दी गई, अब वो किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रही है, उसमें बदलाव करना है तो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक, तो ये जो पावर है संसद की वो भी बरकरार रहेगी। ये मूल जो है किसमें दिए गए थे? अनुच्छेद 368। नहीं, ये मूलभूत ढांचा किस में थे? केशवानंद भारती वाले में केस में न्यायालय ने बताया था। बात क्लियर? इसके बाद कहा न्यायिक पुनरीक्षा और मूल अधिकारों, न्यायिक पुनरीक्षा अनुच्छेद 13, ठीक है, फटाक से लिख लिया तो अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरीक्षा, ठीक, और मूल अधिकारों भाग 3 12 से 35 और निदेशक तत्वों 35 से 36 से 51 का में संतुलन से यह स्पष्ट है। क्या बताया? न्यायिक पुनरीक्षा जहाँ पर बदलाव अमेंडमेंट जो है न्यायालय के स्तर पर जो किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है विधियों की, वहाँ प्लस मूल अधिकार जो दिए गए हैं, तीसरा जो निदेशक तत्व राज्य के दिए गए हैं वो में संतुलन से यह स्पष्ट है कि इस संबंध में अभी तक उच्चतम न्यायालय में यह मतैक्य नहीं बन पाया है। मतैक्य मतलब एक मत,
मत ऐक्य, दो शब्दों से बना है। मत मतलब विचारों, और ऐक्य मतलब एक हो जाना। ठीक है, मत ऐक्य नहीं बन सकता है कि वह सारे मूल लक्षण अथवा मूल ढांचे के अंग कौन से हैं जिन्हें संशोधन के द्वारा उल्टा नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी नेहरू मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हर मामले में अमूर्त रूप में नहीं बल्कि ठोस समस्या के संदर्भ में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार करना होगा। समझ रहे हैं? उसके अमूर्त रूप में नहीं बल्कि ठोस समस्या के संदर्भ में, उसमें जो लिखा है उसके भावार्थ क्या है उसके आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए क्या वाकई ये चीज गड़बड़ है, इसमें बदलाव हो सकता है। ठीक, तो अब अभी तक कहने का मतलब ये है कि मूलभूत ढांचे में कौन से उपबंध होंगे इस बात को क्लियरली नहीं बताया जा सकता। बात क्लियर?